हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को पढ़ने जा रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है और सेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर और डिसेंट्रलाइजेशन स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है। ठीक है, इन सारी चीज़ों को आज की इस वीडियो में हम लोग दोस्तों डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि यहाँ पर देख पा रहे हैं आप कि जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, एक तरीके का लेआउट होता है। क्या होता है? लेआउट होता है। जैसे कि जस्ट सपोज़ कि जैसे हम लोगों की फैमिली होता है, तो हमारे फैमिली बैकग्राउंड क्या होता है कि हमारी फैमिली में या तो हमारी जॉइंट फैमिली होती है या फिर हमारी सिंगल फैमिली होती है ना। तो उस तरीके से ही जो भी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है वो भी डिपेंड करता है। लाइक हमारी जो पावर होती है वो भी डिपेंड करती है कि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अपनी पावर किसी को दे भी रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। तो यहाँ पर देख लो पूरा जो भी लिखा हुआ है, क्या लिखा है कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज़ एन अरेंजमेंट। किसका अरेंजमेंट होता है? ऑर्गेनाइजेशन का ही अरेंजमेंट होता है। और पैटर्न ऑफ जॉब विद इन द फर्म, कि किस तरीके से जो भी जॉब्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट करी जाती हैं फर्म के अंदर, विच रिफ्लेक्ट्स द वर्क अरेंजमेंट, जिससे कि काम का भी क्या होता है? अरेंजमेंट होता है। सो इट शोज द डायरेक्शन ऑफ फ्लोज द ऑर्डर इन अ फर्म। जो ऑर्डर्स का फ्लो होता है वो कैसे फर्म में होता है। लाइक यहाँ पर जैसे एक मैं लेता हूँ सिंपल सी स्लाइड लेता हूँ। जैसे कि यहाँ पर सपोज कि कोई एक टॉप मैनेजर है, टॉप मैनेजमेंट है, ठीक है, टॉप मैनेजमेंट है। उसके बाद में फिर यहाँ पर टॉप मैनेजमेंट ने क्या कर लिया, इधर से मिडिल मैनेजमेंट को रख लिया, ठीक है। उसके बाद में क्या आता है? हमारा लोअर मैनेजमेंट आता है, ठीक है, सॉरी इसको लोअर मैनेजमेंट मान लो, ठीक है। तो यहाँ पर से हमारा जो भी ऑर्डर्स का फ्लो होगा वो कैसे होगा? टॉप से मिडिल आएगा, मिडिल से लोअर में जाएगा, इस तरीके से ही होगा, है ना। तो टॉप लेवल जो था, अगर वो चाहता तो खुद ही सारा काम कर सकता था ऑर्गेनाइजेशन का, लेकिन उसको अपने ऊपर इतना बर्डन नहीं लेना था। इस वजह से उसने मिडिल मैनेजमेंट को भी रखा और लोअर मैनेजमेंट को भी रखा। अगर टॉप मैनेजमेंट चाहता तो डायरेक्ट सब जितने भी एम्प्लॉयज़ थे उनको हायर कर सकता था ना, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि उन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी हो जाती? टॉप मैनेजमेंट की हो जाती। लेट्स सपोज कि बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, अब उसके अंडर में काम कर रहे हैं, तो इसी के ऊपर सारी की जिम्मेदारी होगी किनको किनका पेमेंट करना है, किसकी क्या समस्या आ रही, किसकी कौन सी दिक्कत आ रही, ठीक है। लेकिन इस तरीके से आप देखो कि हमको क्या करना रहता है, यहाँ पर से लोअर मैनेजमेंट के अंदर बहुत सारे एम्प्लॉयज़ काम करेंगे, ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे एम्प्लॉयज़ काम करेंगे। तो अभी इन सब की हेडेक किसके ऊपर रहेगी? लोअर मैनेजमेंट के ऊपर रहेगी। इनको कैसे डील करना है, इनको अटेंडेंस का शेड्यूल क्या होता है, इन सब की जिम्मेदारी किसकी होगी? लोअर मैनेजमेंट की होगी, ठीक है। जबकि मिडिल मैनेजमेंट क्या करेगा? इन सब का अरेंजमेंट करेगा। लोअर मैनेजमेंट की हायरिंग करना, इन सब के कॉन्फ्लिक्ट्स को सुनना, आपस में इनका झगड़ा हो जाता है, ठीक है, इसके सुपरवाइज़र के साथ में, तो ये सब कौन सॉल्व करेगा? मिडिल मैनेजमेंट सॉल्व करेगा, ठीक है। उसके बाद में जो टॉप मैनेजमेंट होगा वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? वो केवल क्या करेगा? अपनी मतलब वो क्या करेगा? केवल जो भी उसको कुछ भी कंपनी में नया लॉन्च करना है, कुछ करना है, तो टॉप मैनेजमेंट किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? इन सारी चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम देख रहे हो कि पावर को जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो क्या हो रहा है, नीचे ऊपर से नीचे जा रहा है ना। तो यहाँ पर वही चीज़ यहाँ पर बताई गई है कि देखो जो भी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर किस तरीके से जो डायरेक्शन है, मतलब यहाँ पर इट शोज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ ऑर्डर्स, मतलब कि जो भी ऑर्डर्स होते हैं वो किस तरीके से फ्लो होता है, ठीक है। इट ऑल्सो शोज द फंक्शनिंग एंड वर्किंग इन्वायरमेंट ऑफ द फर्म। ये फंक्शनिंग और इन्वायरमेंट को भी फर्म के अंदर शो करता है। तो इसका मेन एम क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का मेन एम ये होता है कि क्लियरली डिफाइन द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। मतलब ये क्या करता है? रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को दे देता है हर एक एम्प्लॉय को, जिसको हर एक एम्प्लॉय को पूरा करना होता है, ठीक है। अब सपोज़ कि एक ऑर्गेनाइजेशन खुली, उसके अंदर 200 लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। अब कैसे उनके काम को देखा जाएगा कि सभी 200 लोग एकदम एग्जैक्ट अपना काम कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है। उनमें से कोई ऐसा तो नहीं कि बार बार गायब हो रहा है, तो उस सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? उसी की तो होगी ना। नहीं तो ऐसे क्या होगा कि हम केवल सैलरीज को पे करते जाएंगे और उनसे मैक्सिमम आउटपुट नहीं ले पाएंगे। तो यहाँ पर देखो कि क्या होगा कि एवरी एम्प्लॉय, मतलब कि सारी चीज़ों की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑल्सो डिटरमाइंस हाउ इंफॉर्मेशन फ्लोज बिटवीन द लेवल्स विद इन द कंपनी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड दो तरीके के ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होते हैं। सेंट्रलाइज्ड होता है और डिसेंट्रलाइज्ड होता है। अब यहाँ पर देखो सेंट्रलाइज्ड क्या होता है, ठीक है, और डिसेंट्रलाइज्ड क्या होता है बता देता हूँ, जिससे कि एकदम आपको क्लियर हो जाए अच्छे तरीके से।
अभी देखो दो तरीके के, यहाँ पर हमारा एक सेंट्रलाइज्ड हो गया और ये इधर क्या हो गया हमारा डिसेंट्रलाइज्ड हो गया। देखो हम लोगों ने अपने उसमें पढ़ा था, है ना, जब हम लोग यहाँ पर जा रहे थे, इसको देख लो, जब हम लोगों ने लाइन स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ा था ना, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में लाइन स्ट्रक्चर जब भी पढ़ा था, तो उसमें क्या था कि एक मैनेजर था, उसने अपने नीचे क्या रखा, असिस्टेंट मैनेजर को रखा और उसके नीचे सब क्या कर रहे थे, वर्कर्स काम कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या था, एकदम मतलब ये सेंट्रलाइज्ड है, मतलब यहाँ पर क्या है, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है। अब अगर किसी वर्कर को अगर कोई भी काम पड़ेगा तो वो डायरेक्ट असिस्टेंट मैनेजर के पास में जाएगा और मैनेजर से कांटेक्ट करेगा जा करके, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, इस तरीके के इसी स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रलाइज्ड। बट डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। अभी यहाँ पर देखो टॉप मैनेजर है तो इसने क्या किया, अपनी पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इसका कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी है कि एम्प्लॉयज़ को भी हायर करना, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी टॉप मैनेजमेंट की ये भी है कि इनके बीच में अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो उनको भी सॉल्व कराना, इसकी टॉप मैनेजमेंट की ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि प्रोडक्शन के लिए भी जिम्मेदार है कि सही से पूरा प्रोडक्शन होना चाहिए, प्रोडक्शन हो तो रहा है, क्वालिटी के लिए भी जिम्मेदार है, ठीक है। और कोई भी मशीन में टूट फूट हो जाती है तो उसके लिए भी जिम्मेदार है। तो इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी टॉप मैनेजमेंट किस तरीके से संभालेगा, इस वजह से इसने क्या किया, अपने नीचे एचआर मैनेजर को रख लिया, जो कि एचआर मैनेजर क्या करेगा, राइट पर्सन फॉर राइट जॉब, मतलब लोगों को क्या करेगा, हायर करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर से देख रहे हो इसको कि एचआर मैनेजर क्या कर रहा है, प्रोडक्शन मैनेजर को भी हायर कर रहा है, क्वालिटी मैनेजर को भी हायर कर रहा है और अपने नीचे उसके भी जो भी वर्कर्स एचआर ऑफिस में काम करते हैं उनको भी हायर कर रहा है, ठीक है। तो अभी ये देखो, अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। एचआर मैनेजर क्या करेगा, लोगों की हायरिंग करेगा, लोगों की जो भी कॉन्फ्लिक्ट होगा, लड़ाई झगड़ा होगा, उसको सुनेगा। वहीं पर प्रोडक्शन मैनेजर क्या करेगा, प्रोडक्शन के लिए जिम्मेदार होगा, वो केवल अपना क्या करेगा, प्रोडक्शन का काम सही से हो रहा कि नहीं हो रहा। वहीं पर क्वालिटी मैनेजर क्या करेगा कि जो भी हमारे प्रोडक्ट्स बन रहा है उसमें क्वालिटी है कि नहीं है, ऐसा तो नहीं कि डिफेक्ट जनरेट हो रहा है या फिर बेकारी बन रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो एम्प्लॉय है वो केयरलेस हो तो उसने कोई भी डिफेक्ट पास कर दिया। तो क्वालिटी मैनेजर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि जो जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं सबकी अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो गई। तो ये क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है। इसमें क्या था कि सारी हेडेक किसकी थी, मैनेजर के ऊपर ही आ रही थी और थोड़ी बहुत हेडेक असिस्टेंट मैनेजर के ऊपर जा रही थी। बट अभी यहाँ पर देखो सारी हेडेक किसके ऊपर है, एचआर मैनेजर के भी ऊपर है, इसके ऊपर भी है क्वालिटी से रिलेटेड, इसके ऊपर है प्रोडक्शन से रिलेटेड, ठीक है। तो सबका जो भी है डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, ठीक है। समझ पा रहे हो कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर इस तरीके से सेंट्रलाइजेशन का क्या मतलब होता है, सेंट्रलाइजेशन का मतलब यही होता है कि जो भी पावर होती है वो टॉप मैनेजमेंट के पास में ही होती है, केवल मैनेजर ही रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है कि पावर का क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। वो अपने नीचे कुछ ऐसे लोगों को काम पे रख लेता है जो कि उसके काम को क्या करते हैं कि आसान और सॉल्व बनाते हैं। तो डिसेंट्रलाइजेशन का जो भी है वो प्रोसेस आजकल बहुत ही ज़्यादा फेमस है और पॉपुलर है, ऑर्गेनाइजेशन में इसी चीज़ को फॉलो भी किया जाता है। तो इतना समझ में आ गया कि सेंट्रलाइजेशन क्या होता है और डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है। सेंट्रलाइजेशन में जो भी पावर होती है वो पूरी टॉप मैनेजमेंट की होती है, बट डिसेंट्रलाइजेशन में जो भी पावर होती है वो क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है लोगों के पास में। अभी यहाँ पर देखो कि एलिमेंट्स क्या क्या हैं, इसको यहाँ पर से एलिमेंट दिखा देता हूँ कि देखो, एक तो वर्क इसमें क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में इसका एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, वर्क स्पेशलाइजेशन, कि लोगों की स्पेशलिस्ट की क्या हो जाती है, नियुक्ति हो जाती है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स बन जाते हैं। जैसे मैंने बताया ना कि एचआर डिपार्टमेंट अलग, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग, क्वालिटी का डिपार्टमेंट अलग, ठीक है। चेन ऑफ कमांड का मतलब समझ लो कि कमांड एकदम से पास नहीं होगा। अगर कोई भी कमांड आएगा तो टॉप लेवल मिडिल को देगा, मिडिल लेवल क्या करेगा, लोअर लेवल को देगा, और लोअर लेवल के जो भी मैनेजमेंट होंगे, मैनेजर्स होंगे, वो अपने एम्प्लॉयज़ को देंगे, ठीक है। तो स्पैन ऑफ कंट्रोल का मतलब समझते हो ना कि एबिलिटी, एक पर्टिकुलर आदमी कितने सबऑर्डिनेट्स को कंट्रोल कर सकता है, एक पर्टिकुलर आदमी, एक पर्टिकुलर मैनेजर अपने नीचे कितने वर्कर्स से काम करवा सकता है। तो स्पैन ऑफ कंट्रोल, तो ये कुछ एक एलिमेंट्स हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के। आई होप कि ये भी क्लियर होगा। अभी देख लो
कि यहाँ पर सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का क्या प्रोसेस है। सेंट्रलाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है यहाँ पर, जैसे मैंने बताया कि सेंट्रलाइजेशन कैन बी डिफाइंड एज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑल पावर एंड अथॉरिटी इन द हैंड्स ऑफ फ्यू टॉप लेवल मैनेजर्स। केवल टॉप लेवल मैनेजर्स के ऊपर ही जब सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, अथॉरिटी होती है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, सेंट्रलाइजेशन स्ट्रक्चर बोलते हैं। इनफैक्ट ऑल द डिसीजंस आर टेकन बाय द टॉप लेवल मैनेजर्स। केवल सारे के सारे जो भी डिसीजंस होते हैं कौन लेता है, टॉप लेवल के ही मैनेजर्स लेते हैं। और जो भी एम्प्लॉयज़ होते हैं वो किसके लिए जिम्मेदार होते हैं, वो केवल इम्प्लीमेंट करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। सारे डिसीजंस को क्या करते हैं लोग, केवल इम्प्लीमेंट करते हैं। वहीं पर कुछ एक इसके एडवांटेजेस की बात करें तो कॉमन विजन होता है, सबका क्या होता है, कॉमन विजन होता है। क्विक डिसीजन, अब जल्दी जल्दी कम लोग होंगे तो केवल डिसीजन किसको लेना है, टॉप लेवल कोई मैनेजर्स को ही लेना है, ठीक है। मिनिमाइज कॉन्फ्लिक्ट, जिससे क्या होगा, लड़ाई झगड़ा कम होगा, कम लोग रहेंगे तो कम लड़ाई झगड़ा होगा। कोई भी किसी को छुट्टी पास करवानी है तो वो पहले मिडिल के पास में जा रहा है, फिर लोअर के पास से मिडिल के पास जा रहा है, मिडिल के पास टॉप के बाद में जा रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट भी होगा और कॉन्फ्लिक्ट भी रिड्यूस होगा, बहुत ही सिंपल होगा, ठीक है। यूनिटी ऑफ कमांड रहेगी सबसे बड़ी बात, कि यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब क्या होता है कि अगर जो भी टॉप मैनेजमेंट बोल रहा है वही काम करना है, बस यूनिटी ऑफ कमांड। ऐसा नहीं कि 10 मैनेजर्स मेरे ऊपर हैं तो 10 को खुश करना है, उन सभी के काम को करना है। बेटर डिसिप्लिन रहेगा, फिक्स्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी, ठीक है। इस तरीके से सेंट्रलाइजेशन स्ट्रक्चर के कुछ एडवांटेजेस है। वहीं पर डिसएडवांटेजेस की बात करें तो एक तो क्रिएटिविटी नहीं होती है। जब लोग ही नहीं होंगे तो 10 तरीके के लोग होंगे तो 10 तरीके का दिमाग चलेगा। इस तरीके से कोई नए नए आइडिया जनरेट होंगे, है ना। तो लैक ऑफ क्रिएटिविटी रहती है इस तरीके के ऑर्गेनाइजेशन में। लैक ऑफ स्पेशलाइजेशन, कि अलग अलग एक्सपर्ट लोग नहीं होते हैं। एक्सपर्ट लोग मतलब कि एचआर मैनेजर नहीं है तो भैया नियुक्ति कौन करेगा, वो भी केवल टॉप लेवल मैनेजर ही करेगा। अब वो उस फील्ड में एक ऐसा तो है नहीं कि टॉप मैनेजर है तो वो केवल हर एक फील्ड में एक्सपर्ट हो, प्रोडक्शन भी निकलवा ले, वो क्वालिटी भी दे दे, वो लोगों की हायरिंग भी कर ले। तो स्पेशलाइजेशन की वहाँ पर कमी आ जाती है। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, ठीक है। द कंप्लेंट्स एंड सजेशंस ऑफ लोअर अथॉरिटीज आर नॉट कम्युनिकेटेड बैक टू द टॉप अथॉरिटी। अब देखो कि एक जो भी नॉर्मल एम्प्लॉय होता है, जो कि सबसे नीचे जो भी वर्कर काम करता है, उसकी कभी कदार हिम्मत नहीं होती है कि वो डायरेक्ट जाकर के टॉप मैनेजर से बोल सके, ठीक है। तो ये भी इसकी क्या होता है, एक ड्रॉबैक होती है, जिससे कि कम्युनिकेशन क्या होता है, वन वे ही होता है, ठीक है। अभी यहाँ पर देख लो डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में। डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है कि इट इज़ डिफाइंड एज द डिफ्यूजन ऑफ पावर, मतलब कि जो पावर होती है वो क्या हो जाती है, लोगों के बीच में डिवाइड हो जाती है। जैसे मैंने बताया ना कि एक मैनेजर होता है, वो अपने क्या करता है, नीचे अलग अलग डिपार्टमेंट्स को रख देता है। एचआर डिपार्टमेंट हो गया, क्वालिटी डिपार्टमेंट हो गया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो गया, इम्प्रूवमेंट डिपार्टमेंट हो गया, ठीक है, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट हो गया, R&D हो गया। तो इस तरीके से अलग अलग इतने सारे डिपार्टमेंट हो गए और सब लोगों को अपने अपने स्पेशलिस्ट मतलब सबके हैं, और उसके नीचे उसके एम्प्लॉयज़ हैं, उसके नीचे मतलब उसके सुपरवाइजर्स हैं और उसके नीचे उसके एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब कि जो जितनी भी पावर है सभी लोगों के हाथ में जा रही है। हालांकि है पूरी सभी काम किसके हैं, मैनेजर के ही हैं, टॉप मैनेजर के ही हैं, बट वो क्या करता है, सारे अपनी जितनी भी पावर है सब लोगों को क्या करता है, इन सभी लोगों को अलग अलग डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो समझ जा रहे हो ना कि यहाँ पर क्या चीज़ यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि पावर का क्या हो रहा है, डिसेंट्रलाइजेशन हो रहा है, मतलब लोगों के बाद में क्या हो रहा है, डिफ्यूज़न हो रहा है। पावर का हमारा क्या हो रहा है, डिफ्यूज़न, बांटी जा रही है। तो इन द डिसेंट्रलाइजेशन स्ट्रक्चर डिसीजन मेकिंग पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द वेरियस लेवल्स। जो डिसीजन मेकिंग पावर है जो कि टॉप मैनेजमेंट की होती है, वो क्या हो रही है, नीचे नीचे धीरे धीरे जा रही है। मिडिल मैनेजर्स के पास में जा रही है, मिडिल के बाद में लोअर के पास में जा रही है। और टॉप मैनेजर्स को किससे मतलब है, उनको तो केवल इस चीज़ से मतलब है कि काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है, बस इस चीज़ से मतलब है। फिर यहाँ पर सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन आर द अपोजिट टू ईच अदर। जैसा कि देख लो कि दोनों इनमें कितना ज़्यादा डिफरेंस है। बोथ द कॉन्सेप्ट सिमुलेटेनियसली कैन एग्जिस्ट इन एन ऑर्गेनाइजेशन। और एक ऑर्गेनाइजेशन में दोनों ही कॉन्सेप्ट जो हो सकते हैं वो एक साथ रन भी करा सकते हैं, ठीक है। जबकि बड़े लार्ज ऑर्गेनाइजेशन इम्प्लीमेंट बोथ कॉन्सेप्ट, और जो बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उसमें क्या होता है, एक सेम टाइम में दोनों ही स्ट्रक्चर यूज़ होते हैं। सेंट्रलाइजेशन भी स्ट्रक्चर यूज़ होता है एंड डिसेंट्रलाइजेशन स्ट्रक्चर भी यूज़ होता है, ठीक है। अभी यहाँ पर एडवांटेजेस इसके देख लो। तो एक तो क्या होता है, रिड्यूस वर्कलोड।
अब अलग अलग लोगों के पास में अलग अलग पावर रहेगी। इससे क्या होगा, जो वर्कलोड होगा वो क्या होगा, कम हो जाएगा। जो भी टॉप मैनेजर है उसका क्या होगा, वर्कलोड कम हो जाएगा। लेकिन बस यही है कि वर्कलोड तो कम होगा, उसको केवल काम से मतलब होगा, लेकिन उसको क्या करना पड़ेगा, सैलरी भी सभी लोगों को पे करनी पड़ेगी, ठीक है। तो रिड्यूस वर्कलोड ऑफ टॉप मैनेजर्स। फिर स्टेबल वर्क इन्वायरमेंट, सभी लोग अपने अपने फील्ड में एक्सपर्ट होंगे, सभी लोग अपना अपना काम करेंगे। बिल्ड फॉर ऑर्गेनाइजेशन इफिशियंसी, इससे क्या होगा, जब सभी लोग एक्सपर्ट होंगे तो इफिशियंसी भी क्या होगी, बढ़ेगी। टैप्स इनटू द पीपल्स स्ट्रेंथ, मतलब कि लोग जिस भी फील्ड में इंटरेस्ट हैं, जिसको एचआर में जाना है वो एचआर में जाएगा, जिसको प्रोडक्शन में जाना है वो प्रोडक्शन में जाएगा, जिसको क्वालिटी में जाना है वो क्वालिटी में जाएगा। इस तरीके से लोग चूज कर सकते हैं ना। तो यहाँ पर देख रहे हो। इसके बाद में लाइन एग्जीक्यूटिव कैन गेट रिलीव्ड फ्रॉम डिवाइडिंग देयर अटेंशन ऑफ मैनी एरियाज। जो भी लाइन के सुपरवाइजर्स हैं वो भी क्या कर सकते हैं, अपना अटेंशन दूसरे एरियाज़ में डेवलप कर सकते हैं। एक्सपर्ट जो होते हैं वो आ जाते हैं बीच में, ठीक है। बेटर कोऑर्डिनेशन होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी होता है, ट्रेनिंग भी अच्छी खासी हो जाती है इस तरीके के ऑर्गेनाइजेशन में। डिसेंट्रलाइजेशन की बात करें, वहीं पर डिसएडवांटेजेस की बात करो तो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, हर एक स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन इसको फॉलो नहीं कर सकती, उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन का बड़ा होना ही पड़ेगा, ठीक है। फिर वहीं पर कंपटीशन होने लगता है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स हो जाएंगे, एचआर डिपार्टमेंट होगा, क्वालिटी डिपार्टमेंट होगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होगा। इनसे क्या होगा, कंपटीशन भी क्या होगा, जनरेट होने लगेगा। उसके बाद में मिस्ड चांस फॉर इनोवेशन, और इनोवेशन के चांसेस क्या हो जाएंगे, इससे क्या हो जाएगा, कंपटीशन होने से इनोवेशन के चांसेस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। इंक्रीज इन फ्लेक्सिबिलिटी, इससे क्या होगी, इनफ्लेक्सिबिलिटी भी इंक्रीज होगी। अब मान लो किसी को छुट्टी चाहिए तो वो लोअर के पास में जा रहा है, फिर मिडिल के पास में जा रहा है, फिर टॉप के पास में जा रहा है। इससे क्या होगा, इनफ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज होगी। टाइम कंज्यूम होगा और कॉम्प्लिकेटेड है, ये तो पता ही है। इनफ्लेक्सिबल है, इंक्रीज कॉस्ट, इससे कॉस्ट भी ज़्यादा लग रही है, सभी लोगों की सैलरी को पे करना पड़ रहा है। इस तरीके से यहाँ पर आपने देखा कि सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के बीच में क्या डिफरेंस है और एक्चुअल में ये है भी क्या, ठीक है। तो आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी कि क्या होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है वो होता क्या है, और सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन स्ट्रक्चर के बीच में क्या डिफरेंस है, ठीक है। सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, और वीडियो पसंद आया तो उसको भी लाइक कर दीजिएगा। आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय।